गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। क्लास 10th में प्रीवियस लेक्चर में आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया जा रहा था। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपने जो है एल्केन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको बताया था कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला एकल बंधु द्वारा जुड़ी होती है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसके अंतर्गत आपको एल्केन के बारे में बताया था और किस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है और किस तरीके से इसमें बंधों का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से बंध लगाए जाते हैं, सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके अंतर्गत क्या बताएंगे आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि वह हाइड्रोकार्बन क्या बताएंगे, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध तथा त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध तथा त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। उसके बाद में आगे बताएंगे कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है इसमें दो समूह होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो क्या बताएंगे, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इसमें दो समूह होते हैं, एक होता है बेटा एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। अब जो है हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्विबंध तथा त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे बताया गया कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें दो समूह होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है बेटा एल्काइन। अब आगे बताएंगे, नोट में क्या बता देंगे कि जो है जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला द्विबंध द्वारा जुड़ी होती है, अर्थात जिसमें कार्बन जो परमाणु हैं उनकी जो श्रृंखला द्विबंध के द्वारा जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या बताएंगे, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्विबंध के द्वारा जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और एल्काइन में क्या बताएंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्विबंध के द्वारा जुड़ी होती है उसे एल्कीन, तथा जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब देखेंगे कि एल्कीन और एल्काइन का क्या सामान्य सूत्र होता है। तो जो एल्कीन होता है बेटा, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या बताएंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्काइन में क्या बताएंगे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जिस तरीके से आपने एल्केन पढ़ा था, तो एल्केन में आपको बताया गया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया कि CnH2n+2 होता था। तो उसी तरीके से एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि एल्कीन के जो सामान्य सूत्र है इसके द्वारा जो है इसका किस तरीके से इसका नामकरण किया करेंगे और किस तरीके से इसमें बंध बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ देख लेंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n। आप क्या करेंगे, n बराबर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C n के स्थान पे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने ना लिखें, H2 और इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ठीक, आगे अब देखेंगे बेटा n बराबर अगर हम जब 2 रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, C और n के स्थान पे 2 हो जाएगा, H 2 है और n के स्थान पे क्या हो जाएगा, इंटू
2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जब हम क्या करेंगे n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C n के स्थान पर 3H2 और n के स्थान पर इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा C3H6। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से आप क्या करेंगे n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इसी तरीके से n बराबर आप 10 तक का लिख लेंगे कि n बराबर 1 रखने पर क्या आया C2 आया, n बराबर जब 2 रखे तो आप क्या आया C2H4 आया, जब हमने n बराबर 3 रखा तो क्या आया C3H6 आया, जब आप बेटा n बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा C4H8 आएगा, जब n बराबर 5 रखेंगे तो C5H10 आएगा। तो जो है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार मतलब n बराबर n की वैल्यू जो है आप बढ़ाते जाएंगे। तो जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या था CH2 था, तो CH2 को जो है ये CH2 जब n बराबर जब हमने 1 रखा था तो क्या निकल कर के आया था CH2 आया था। तो इसका जो है हमको नाम नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो है आपको पता है कि एक कार्बन के पास जो है जो कार्बन होता है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है और इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 2 हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको इसके बाद के जितने भी हैं जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आया था बेटा C2CH4 आया था, क्या आया था क्या हो जाएगा C2H4। n बराबर जो हमने 2 रखा ये मामला है CnH2n, क्लियर कर लेंगे इसको। जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2H और 2 into 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो क्या हो गया C2H4 हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा n बराबर 2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। जब n बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C4H8 हो जाएगा। और जब n बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5H10 हो जाएगा। जब n बराबर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। जब n बराबर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C7H14 हो जाएगा। और जब n बराबर 8 रखेंगे तो C8H16 हो जाएगा। और जब n बराबर 9 रखेंगे तो C9H18 हो जाएगा। और जब n बराबर 10 रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा C10H20 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, 2 दिन आपको निकाल करके बताया। आप जो है प्रत्येक का जो है n की वैल्यू आप बढ़ा करके जो है 1 से 10 तक का n की वैल्यू आप पुट करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, किस तरीके से इसको लिखा गया है। अब क्या करेंगे बेटा, इनका हम नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनका नाम पढ़ेंगे। तो हमने बताया पहला वाला छोड़ देंगे, इसका नाम नहीं पढ़ा जाता है, दूसरे से इसका नाम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको पता है कि जो है 2 कार्बन परमाणु के लिए जो है क्या लिखा जाता है मेथ। एक कार्बन परमाणु के लिए मेथ होता है। और जब एल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या जोड़ रहे थे, एन जोड़ रहे थे। जब एल्कीन में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका नाम पढ़ेंगे तो मेथ के बाद में क्या आता है, एथ आता है। तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ में ईन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। फिर ये क्या है C3, तो 3 जो कार्बन परमाणु है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेथ के बाद एथ के बाद में क्या आता है, प्रोप आता है। तो प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन में इसमें क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपीन हो जाएगा। एथीन, प्रोपीन। C4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट में क्या जुड़ जाएगा, ईन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा इसका नाम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन परमाणु है तो क्या हो जाएगा, पेंट। और पेंट में क्या जुड़ जाएगा, ईन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। 6 के लिए हेक्स होता है और इसमें ईन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। 7 के लिए हेप्ट होता है, इसमें ईन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हेप्टीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। C8H16 है, इसका जब नाम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्ट है। ऑक्ट में जब ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टीन। और 9 के लिए नोनीन होता है, नोनेन होता है। और जब इसका जो है ईन इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नोनीन या नोनीन। और ये क्या होता है, डेक होता है। और डेक में जब ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेकीन।
तो इस तरीके से जो है आपने क्या देखा कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र था उसमें n की वैल्यू हमने क्या किया 1 से लेकर के 10 तक का रखा और जो है ये इसका सामान्य सूत्र बनाया और उसका क्या नामकरण हुआ उसको हमने देखा कि C2H4 का नाम क्या हो गया एथीन हो गया, C3H6 का प्रोपीन हो गया, C4H का ब्यूटीन हो गया, C5H10 का पेंटीन हो गया, C6H12 का हेक्सीन, C7H14 का हेप्टीन, C8H16 का ऑक्टीन, C9H10 का नोनिन और C10H20 का नाम क्या हो गया बेटा डेकीन हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो है इनके बंधों को जो है बंधों का सार किया जाता है, किस तरीके से इसमें बंध लगाए जाते हैं। मतलब आपको बताया गया कि एल्कीन में क्या होता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्विबंध के द्वारा जुड़ी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन जो है दो बंधों के द्वारा जुड़े। हम देखेंगे बेटा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की श्रृंखला में द्विबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो है एल्कीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में आपको बताया गया था कि इसमें जो है द्विबंध जुड़ रहा है, द्विबंध लगा हुआ होता है। तो देखेंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु की श्रृंखला में देखेंगे जैसे लिखा हुआ है C2H4 एथीन के लिए, तो इसमें देखेंगे कार्बन परमाणु जो है द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसमें देख लेंगे कि लिखा हुआ है C2H4 मतलब कार्बन के दो एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम है और वो क्या है द्विबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। कार्बन के कितने एटम है 2 एटम है, एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, 2 गए कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 ये और 2 ये हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हुआ ये एकदम सही हो गया, अर्थात इसका जो बंधों का जो प्रसार किया गया है वो क्या है सही है। आगे देखेंगे प्रोटीन के लिए C3H6, तो इसमें देखिए यहाँ पर द्विबंध लगा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि जो है जो कार्बन है तो कार्बन की संख्या कितनी है 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं H6 है तो 3 ये हो गए, ये 4 हो गया और 4 2 6 हो गए। एक बात तो आपने ये देख लिया। अब देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं कि नहीं है, तो इसके लिए पहले देखेंगे। तो इसमें देखेंगे बेटा लिखा हुआ CH3, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु ये हैं और एक ये बंध जो बना हुआ है यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए 4 हो गए। मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि 3 तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं और एक ये हो गया, तो कितने हो गए 4 हो गए। मतलब एक जो कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से रद्द कर देंगे ऐसे। अब आगे वाले देखेंगे, अब CH के लिए देखेंगे इसमें जो है हाइड्रोजन जो है 4 परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए जब देखेंगे बेटा ये लिखा हुआ CH, तो एक तो हाइड्रोजन परमाणु आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये, और 2 इसके आगे लगे हुए हैं, कितने हो गए 3 हो गए, 2 इसके आगे लगे हुए कितने हो गए 3 हो गए और एक इसके पीछे लगा हुआ है, तो कितने हो गए 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ है जो CH है ये क्या हुआ है इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु है। अब इसके लिए देखेंगे CH2 के लिए देखेंगे, तो CH2 में देखेंगे 4 हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं है, तो ये CH2 है, तो 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु आपको दिखाई पड़ रहे हैं H2 और 2 इसके आगे लगे हुए हैं, ये जो 2 बंद है यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐसे है CH2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा जो है प्रोटीन के लिए प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, पहली बात देखा। दूसरी बात देखा कि क्या जो है जो प्रोटीन का जो सामान्य सूत्र निकल के आया है C3H6, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। अब देखेंगे बेटा देखिए ब्यूटीन के लिए C4H10 के लिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है C4 जो H8 है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि जो है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। तो देखेंगे 4 कार्बन परमाणु है और 8 हाइड्रोजन परमाणु, तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन 3 कार्बन, सॉरी इसके लिए हम देखेंगे ब्यूटीन के लिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 8 हैं, तो 3 3 2 5 5 6 और 6 2 8, मतलब क्या हुआ ये सही है। मतलब C4H8 उधर लिखा हुआ है, वही चीज इधर लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु सब में देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है, सब में कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 है, इसमें CH2 है, CH है,
ये CH2 है। तो प्रत्येक श्रृंखला में कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। हमको ये देखना है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं। तो इसके लिए पहले देखेंगे CH3 के लिए। तो CH3 में आप देख रहे होंगे कि CH3 में 4 हाइड्रोजन परमाणु इसके पास है, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और ये क्या है, बंध जो बना हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। जब CH2 के लिए देखेंगे तो 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे और एक पीछे, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु है। जब CH के लिए देखेंगे तो एक आपको दिखाई पड़ रहा है, एक पीछे है, तो कितने हो गए, 2 हो गए, और 2 आगे, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। CH2 के लिए जब देखेंगे बेटा तो CH2 में देखेंगे 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं और 2 इसके आगे, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे अगले के लिए CH3 के जो है C5H10 के लिए अर्थात पेंटीन के लिए हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे कि इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है पेंटीन के लिए। तो पेंटीन में आपको पता है कि जो है जो कार्बन होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, और जो हाइड्रोजन होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। देखेंगे इसमें 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है या नहीं है। तो इसको पहले देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। और हाइड्रोजन कितने बेटा, 10 है। 3 2 5 2 7 1 8 और 2 10 हो गए। क्लियर हो गया। अब देखेंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे CH3 के लिए देखेंगे तो CH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु आपको दिखाई पड़ रहे हैं और एक ये बंध जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन हो गए। CH2 के लिए देखेंगे तो 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे और एक आगे, 4 हो गए। CH2 इस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो CH2 में देखेंगे तो 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आगे और एक पीछे जुड़ा हुआ है। CH के लिए देखेंगे तो 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 आगे जुड़े हुए तो 3 हो गया, और एक पीछे बंद है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4 हो गए। यहाँ CH2 के लिए देखेंगे 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 आगे जुड़े हुए, 4 हो गए। बात क्लियर हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब आगे देखेंगे C6H12 अर्थात हेक्सीन के लिए जब देखेंगे बेटा तो हेक्सीन में देखेंगे कि 6 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के क्या है, हेक्सीन बना हुआ है। एल्कीन पढ़ रहे हैं आप, तो क्या बन गया, हेक्सीन बन गया। इसमें देखेंगे कार्बन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन 12 है, तो 3 2 5 2 7 2 9 1 10 तो 12 हो गया। अब इसके लिए चेक कर लेंगे कि 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो 3 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे, 4 हो गया। यहाँ पे 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे और एक पीछे, तो 4 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे एक पीछे हो गया। यहाँ पर भी 2 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, 4 हो गए। CH में जब देखेंगे तो 2 एक आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 इसके आगे जुड़े हुए तो 3 हो गया और एक पीछे 4 हो गया। यहाँ CH2 में देखेंगे 2 दिखाई पड़ रहा है, 2 आगे जुड़े हुए 4 हो गया। तो इस तरीके से जो है ये पूरी जो श्रृंखला है एल्कीन की जो है, इसको जो है आप अच्छे से समझ लेंगे और इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद में जो है आपको अगला जो समूह है एल्कीन समूह, एल्काइन समूह, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।